हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आरएसी के हमारे मित्र अब आ जाएं, हमसे जुड़ जाएं। फ्रेंड्स, मैंने कहा था आप लोगों के लिए मैं आरएसी का और लेकर आऊँगा एमसीक्यू। तो आरएसी का एमसीक्यू आ चुका है आपके सामने। इसके पहले मैंने 6-7 वीडियो डाले हैं जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें आरएसी एमसीक्यू का भी था और इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन भी आरएसी का था हिंदी में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज फिर शुरू करते हैं अपना आरएसी का एमसीक्यू का वीडियो। कोशिश करूंगा कि आज भी कम से कम 30-40 क्वेश्चन हो जाए और ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाए। आलतू फालतू क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करना है। देखिए, एएलपी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ और कहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं। एसएससी जेई इसमें से ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। और यूपी ट्रिपल एससी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जेई का, वहाँ भी एग्ज़ाम आ सकता है। इसके बाद डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम मोटा तौर पर ये बताएंगे कि 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एएलपी सीबीटी 2, दूसरा एसएससी जेई जो भी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक। और दोस्तों, आज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है, मैंने कुछ करंट अफेयर्स के वीडियो तैयार किए। मैं बता दूं क्या है वो चीज़, वो कैसे तैयार किया गया। वो तैयार ऐसे किया गया कि पिछले एग्ज़ाम्स के जो भी एनालिसिस थी सीबीटी 1 के और ग्रुप डी के, उस हिसाब से जो कुछ पूछा गया, मुझे जो टॉपिक महत्वपूर्ण लगा मैंने वो बनाया है। वो मैंने पहले ही पब्लिश कर दिया था, लेकिन लिंक मैंने आपको नहीं दिया था। वो लोग जो पहले हम जो एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग देख के गए होंगे वीडियो, तो ज़रूर उसमें से आया था क्वेश्चन, और वही मैं कुछ उसमें कुछ और बना रहा हूँ, कुछ पहले के हैं। वो सारे लिंक मैं आज यहाँ दे रहा हूँ, वहीं से पढ़ के जाइए, पक्का जो एग्ज़ाम में आएगा ये मैं गारंटी। देखिए क्या क्या है, पहले आप समझिए थोड़ा सा। देखिए, हमने एक वीडियो डाला है, ये रेलवे एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन नाम से, बहुत पहले मैंने डाला था। जीएसटी टॉप 20 क्वेश्चन, जीएसटी को लेकर टॉप 20 क्वेश्चन डाले गए हैं, और इसमें से कई एग्ज़ाम में फंसा था क्वेश्चन, आया था क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में भी, ग्रुप डी में भी, और जो बीच में एग्जाम पुलिस वगैरह सब हुए उसमें से आया था। तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीटी 2 के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आगे है आपका आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन करके मैंने एक डाला हुआ था, आयोजन स्थल, यानी अपकमिंग गेम्स, जो गेम्स के आयोजन स्थल होते हैं, यहाँ से आप पढ़िए, इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का मिल सकता है आगे देखने को सीबीटी 2 में। हाँ, ये चीज़ आप समझिए, ये मैंने पहले ही वीडियो डाला था। तो सीबीटी 1, सीबीटी और ग्रुप डी के लिए जो लोग देख के गए होंगे उनके एग्ज़ाम में आया था। अभी यूपी पुलिस का हुआ था और कई एग्ज़ाम, उसमें फंसा था इससे क्वेश्चन, तो पक्का आगे भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, एक हमारा टॉपिक ये आपके सामने दिख रहा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स सूचकांक 2018। सूचकांक से यानी इंडेक्स से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी 1 का। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा था कि कई सूचकांक के बारे में एग्ज़ाम में पूछे गए। लोकतांत्रिक सूचकांक पूछा गया, हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया, भूखमरी का जो पूछा गया, हंगर इंडेक्स, कई इंडेक्स। तो ये सारे इंडेक्स मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं जो एग्ज़ाम में आपके आगे सीबीटी 2 के लाभदायक होगा। आगे देख लेते हैं और टॉपिक। देखिए, एक टॉपिक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2017 के जो है कि बुक्स एंड आथर्स। देखिए, ये भी करंट अफेयर्स है। आपने देखा होगा, एग्जाम दिया होगा सीबीटी 1 का, तो कितने बुक्स और आथर पूछा गया, फिर ग्रुप डी में भी पूछा गया, तो आगे एग्जाम में पक्का सीबीटी 2 में भी आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स 2018। देखिए, इस वीडियो में हमने क्या किया है, इस वीडियो में हमने ग्रैमी अवार्ड और इसके बाद नेशनल फिल्म पुरस्कार और 3 ग्रैमी अवार्ड, नेशनल फिल्म पुरस्कार और 2-3 मैंने चीज़ इसमें ऐड किया है। तो आप यहाँ इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं सारा लिंक इसमें दे। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए क्या उस अवार्ड में था। उसमें देखिए, ग्रैमी पुरस्कार, आईफा अवार्ड, नेशनल फिल्म पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, ये चारों के बारे में हमने केवल 9 मिनट के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैंने रखा है। और जो हम लोग हमारे वीडियो पीछे देख कर गए थे, उनका एग्जाम में फंसा था क्वेश्चन, वो किए। आप भी इसको देख के जाइएगा, आगे एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी हो गया। चलिए, तो आज को जो आज का हमारा टॉपिक था हम उस पर लौट रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट सबसे अधिक विषालु एवं टॉक्सिक और ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल है। देखिए, अब आपको इसको जो है कि ध्यान से क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया और ऑप्शन डी फ्रियान।
ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन फ्रियान को ये 12 जो है ये आता है कि रेफ्रिजरेंट में के रूप में किसका यूज करते हैं, फ्रियान 12 का एग्जाम में ये भी आता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो 33 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमोनिया NH3, यानी टॉक्सिक के रूप में जो कि ज्वलनशील है वो है अमोनिया NH3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है कि घरेलू रेफ्रिजरेंट में प्रायः यह संपीडक प्रयोग किया जाता है, यानी घरेलू जो रेफ्रिजरेंट जो हम लोग घर में यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें जो है कि कंप्रेसर जो संपीडक प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल, इसके बाद हर्मेटिकली सील्ड, एक्सियल, उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। मुझे लग रहा है आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर होता है हर्मेटिकली सील्ड। ठीक है, 34 का ये होगा, बी होगा, मतलब सॉरी बी होगा थोड़ा। तो हर्मेटिकली सील्ड जो है कि 34 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर साधारणतः इस क्षमता यानी कैपेसिटी में पाए जाते हैं। तो किस कैपेसिटी में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1 टन, ऑप्शन बी 10 टन, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी है 1/10। तो 35वां का आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया होगा। अगर आपने मन में सोच लिया है तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा डी 1/10। ठीक है, 1/10 टन जो है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अधिक मतलब घरेलू रेफ्रिजरेटर किस साइकिल पर कार्य करते हैं? जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसकी साइकिल पर यानी किस चक्र पर कार्य करता है? ए है वाष्प संपीड़न, बी वायु रेफ्रिजरेशन, सी वाष्प अवशोषक चक्र। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वेपर कंप्रेशन साइकिल, यानी वाष्प संपीड़न चक्र पर घरेलू रेफ्रिजरेटर काम करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, वायु रेफ्रिजरेशन चक्र प्रयोग किया जाता है, मतलब एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए घरेलू रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी वातानुकूलन, ऑप्शन सी गैस द्रवीकरण और कमर्शियल रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन 37 का आंसर क्या होगा? तो 37 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गैस द्रवीकरण यानी गैस लिक्विडिफिकेशन में जो कि इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस का द्रवीकरण यानी लिक्विडिफिकेशन करने के लिए जो उसका तापमान एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ए क्रांतिक तापमान, बी क्रांतिक तापमान से अधिक, सी क्रांतिक तापमान के बराबर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रांतिक तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो 38 का जो कि सही जवाब होगा वो सी होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर तापमान के बराबर, यानी जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसके बराबर जो है कि जब आपका टेम्परेचर रहेगा तो किसी गैस का जो हम जो है कि उसको लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 39 आपके सामने क्वेश्चन है, क्रांतिक तापमान यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वह तापमान होता है, क्या होता है, जिससे नीचे तापमान पर गैस द्रवीभूत होती है, जिससे ऊपर गैस कभी भी द्रवीभूत नहीं हो। द्रवीभूत का मतलब कि द्रवीकरण हो जाता है उसका। तो 39 का सही आंसर क्या होना चाहिए? 39 का सही आंसर होगा इसमें से बी, क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर गैस कभी भी द्रवीभूत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 40 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में जैसे एसएससी जेईई में ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। वेल कोलेमैन चक्र यानी वेल कोलेमैन साइकिल जो होता है इस पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं, कौन सी साइकिल पर? तो देखिए, एक होता है रिवर्स कार्नाट साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स रैंकाइन साइकिल, रिवर्स ऑटो साइकिल। 40 नंबर, तो 40 नंबर का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, रिवर्स जूल साइकिल यानी प्रतिवर्ती जूल चक्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 41 का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये सारे एसएससी जेईई में पूछे एक क्वेश्चन है। वाष्प संपीड़न चक्रणी वेपर कंप्रेशन साइकिल में प्रसार वाल्व एक्सपेंशन वाल्व के ठीक बाद रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में होते हैं? यानी जो एक्सपेंशन वाल्व के बाद जब जो रेफ्रिजरेंट होता है वो किस अवस्था में हो जाता है? सेचुरेटेड, ड्राई वेपर, वेट वेपर, द्रव। 41 अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत जान जाएंगे
क्योंकि जब ये क्या होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक्सपेंशन वाल्व के पास जब रेफ्रिजरेंट आता है वहाँ एक्सपेंस होकर आता है तो किस में चेंज हो जाता है दोस्तों, आप जान गए होंगे किसमें। सही आंसर है आर्द्रवास यानी वेट वेपर में। जब वहाँ एक्सपेंस करके आ जाता है तो गीली भाप वो बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रेफ्रिजरेंट में उपस्थित नमी यानी मॉइस्चर को इसके द्वारा हटाया जाता है। ए इवेपोरेटर, बी निरार्द्रक, सी प्रसार वाल्व, डी शोषक। ठीक है, इंग्लिश भी सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं क्या, इवेपोरेटर, डिह्यूमिडिफायर और एक्सपेंशन वाल्व और ड्रायर्स। तो 42 का जो सही आंसर होगा हमारा ड्रायर्स यानी जो शोषक के द्वारा। देखिए क्या दिखा, मॉइस्चर को इसके द्वारा हटाया जाता है। भाई देखिए जो नमी है उसको, जो शोषक होता है यानी जो सुखाने वाला ड्राई, नमी को हटाने के लिए ड्रायर्स का ही तो प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है। हाँ, इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है पूछा गया कि रेफ्रिजरेंट में उपस्थित नमी मॉइस्चर किसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। वही क्वेश्चन, वही सारे फिर आपको मिल गए ऑप्शन, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर। तो 43 का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा क्या होगा, सी आंसर सही होगा इसका। 43 का जो हमारा सी आंसर सही होगा प्रसार वाल्व। तो जो उसकी मॉइस्चर को किस क्रिया से वर्किंग को प्रभावित करती है, तो भाई एक्सटेंशन वाल्व को ही तो प्रभावित करती है अगर उसमें नमी रहेगी तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी किया जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं। 44 नंबर, वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लिथियम ब्रोमाइड किस रूप में प्रयोग किया जाता है। वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, आप समझ गए होंगे इंग्लिश क्या होगा इसका। वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लिथियम ब्रोमाइड किस रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपने देख लिया, आप बताइए। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। 44 नंबर का ऑप्शन डी होगा, अवशोषक यानी एब्जॉर्बेंट। ठीक है, अवशोषक के रूप में, एब्जॉर्बेंट के रूप में इसका प्रयोग जो है कि किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ चुका है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन चक्र पर, वाष्प संपीड़न चक्र पर, वायु रेफ्रिजरेशन चक्र पर, कार्नाट चक्र पर। चक्र मतलब साइकिल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब आपके सामने ऑप्शन 4 आ चुके हैं, आपको सही जवाब इसमें से चुनना है। तो जो सही आपने बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका सही जवाब होगा वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। 46 कि फ्रियान रेफ्रिजरेंट प्लांट में कंडेंसर तथा इवेपोरेटर की नलिकाओं को बनाया जाता है इस्पात का, तांबा का, एल्युमिनियम का, पीतल का। तो 46 का सही आंसर होगा हमारा बी। इसमें जो नली बनी होती है, पाइपिंग सिस्टम जो बना होता है वो तांबे का बना होता है। तांबे का तो सबको पता होगा, आपको भी पता होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे लग रहा है इसका आंसर सबको आ रहा होगा। कमर्शियल बर्फ प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त रेफ्रिजरेंट रहता है। एयर होता है, CO2 होता है, NH3 अमोनिया होता है, डी ब्राइन होता है। तो 40C का मुझे नहीं लगता कि किसी को, अरे 47 का सबको आता होगा क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल सही, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 47 का सही हो गया। कमर्शियल बर्फ प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो NH3 अमोनिया होता है, जो हम लोग यूज करते हैं। आप कुछ लोग कन्फ्यूज होकर CO2 पर मार देंगे। CO2 बर्फ़ के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ़ का वो है। ठीक है, तो आप यहीं पे कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, हमको अमोनिया के साथ जाना है, जो हमारा सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि फ्रियान जो 1, 2 है 12, उसके विषय में, उसके रासायनिक सूत्र के बारे में, केमिकल फार्मूले के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल भी गया 48 नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ये नंबर होगा CCl2F2, यही होगा सही आंसर। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मुझे लगता है कि इसमें तो ज़रूर पूछा जाएगा ALP CBT 2 में। देखिए आपके सामने आ गया, वायुमंडलीय दाब
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्रियान 12 यानी 1-2 का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है, कितना होता है? 49 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी भी बहुत ज़्यादा है। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसका सही आंसर देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से किस रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट सबसे अधिक होती है या अधिकतम होती है? ठीक है, देखिए जो ऑप्शन में दिया उसको देखिए, सल्फर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियान। 50 नंबर का क्या आंसर होगा? जी बिल्कुल सही आपने कहा, अमोनिया। देखिए रेफ्रिजरेंट के रूप में ज़्यादातर अमोनिया ही प्रयोग की जाती है घरेलू कार्यों में और कमर्शियल वर्क में। तो ये अक्सर आपको ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप 90% चांस रहता है इसको सही होने का, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब। बाकी पढ़ के गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए आगे देखते हैं। 51 हमारे क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट अपेक्षाकृत चीप होता है यानी सस्ता होता? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रियान। तो ये तो जनरल सी बात है, समझने वाली बात है। तो 51 का जो सही आंसर होगा वो अमोनिया होता है। तो ये सस्ता होता है इसीलिए इसका ज़्यादा यूज भी किया जाता है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हमारा पैसा बचे। कंपनी जो अगर जिस रेफ्रिजरेंट का यूज कर रही है, कंपनियां बना रही हैं, तो वो भी चाहेंगे हमारा कम पैसा लगे, अच्छा काम हो। चलिए आगे देखते हैं। ये 52 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट अपेक्षाकृत अधिक जो है कि सही आंसर क्या होगा बताइए? अमोनिया, फ्रियोन, कार्बन, मिथाइल। 52 का जो सही आंसर होगा वो बी, फ्रियान जो होगा। ठीक है, अधिक जो है कि कीमत है इसकी। जो 52 नंबर का क्वेश्चन कटा हुआ है आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट अपेक्षाकृत अधिक की लिखा है ना, तो कीमती होगा, मतलब अधिक पैसा जिसमें जो अधिक कीमती है, महंगा है, तो हमारा क्या होगा? 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रियान 1-2 यानी 12 ठीक। 53 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ऑप्शन 53 नंबर, निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? लिक्विड अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद द्रव सल्फर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 53 का जो सही आंसर होगा मुझे लगता है कि शुष्क ड्राई आइस किसे कहते हैं। ये तो यार सबको पता होगा, ये सिंपल सी बात है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके का। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। चलिए आपके सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 54, रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस नियम पर कार्य करता है, किस लॉ पर? रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस नियम पर काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 54 नंबर का, समझ लीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है, बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हर एग्जाम में देखिए जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम में आते हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। जी हाँ, ऊष्मागतिकी का यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है उस पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कार्य करता है। आगे देखते हैं। लो भैया, सारे सिंपल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना शुरू हो गया। 55 नंबर में भी वही है, एसआई यूनिट में रेफ्रिजरेशन प्रभाव यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को व्यक्त किया जाता है कैसे? इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन प्लांट की क्षमता कैपेसिटी को व्यक्त करते हैं किससे? प्लांट के भार से, कूलिंग स्थान के आयतन से, रेफ्रिजरेशन के टन से। डी ऑप्शन कहा नहीं जा सकता। 56 का बिल्कुल सही आप समझ गए, रेफ्रिजरेशन के टन से जो उसकी कूलिंग क्षमता को हम व्यक्त करते हैं। आपको पता होगा इसका मतलब 24 घंटे में वो क्या कितना कर सकता है, उसको लेकर टन को जो है कि बनाया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है? जो आपके घर में यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर 57 नंबर, उसमें कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है? कूलिंग प्रभाव उत्पन्न करना, रेफ्रिजरेंट के तापमान को नियंत्रित करना, रेफ्रिजरेटर के प्रभाव यानी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट को नियंत्रित करना, रेफ्रिजरेंट को द्रव से वाष्प अवस्था में बदलना। तो 57 का जो सही आंसर होगा आपके सामने आ चुका है। जी हाँ, सी नंबर, रेफ्रिजरेटर के प्रभाव यानी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट को
क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है कि आपकी स्क्रीन पर दिख गया, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 58 क्वेश्चन हमारे पास सामने है। किस सिस्टम में संपीडक यानी कंप्रेसर की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ए वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बी वाष्प संपीडन सिस्टम, सी वाष्प अवशोषण सिस्टम, डी बेल कोलेमन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। 58 का भी सही आंसर जो होगा वो सी होगा, वाष्प अवशोषण सिस्टम यानी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रेफ्रिजरेंट जो होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रभाव को नियमित करने के लिए कौन सी युक्ति डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? देखिए, इसके प्रभाव को नियमित करने के लिए जिस डिवाइस का हम जो कि प्रयोग करते हैं उसका नाम है, चलिए भाई बताइए जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल सही, प्रसार वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, सेलिनॉइड वाल्व, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं, सबका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पर आ गया है। वाष्प अवशोषण सिस्टम का सीओपी वाष्प संपीड़न सिस्टम की तुलना में होता है। तो देखिए, वाष्प अवशोषण सिस्टम का जो सीओपी होता है वो वाष्प संपीड़न, देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात है, यहाँ कंप्रेशन की बात की गई थी, दोनों को ध्यान रखिएगा। इसके तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, कम भी हो सकता है अथवा अधिक भी हो सकता है। तो 60 नंबर का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्या होता है, काफ़ी कम होता है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 61 आपके सामने दिख रहा, ध्यान दीजिए। 61 क्वेश्चन है कि ऐसे स्थानों पर जहां विद्युत पावर उपलब्ध नहीं है, अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे भाप, फ्लू गैस आदि से कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलाया जा सकता है? ए वायु, बी वाष्प, सी वाष्प अवशोषण, डी वेल कोलेमेन। तो आपको सारा ऑप्शन आपके सामने आ गया है। तो 61 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, वाष्प अवशोषण सिस्टम यानी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का प्रयोग जो है कि हम ऐसे स्थानों पर कर सकते हैं जहां पर विद्युत पावर उपलब्ध नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, वाष्प संपीड़न सिस्टम में शुष्क संपीड़न यानी ड्राई कंप्रेशन होने पर क्या करते हैं? 62 का हमें आंसर देना है। संपीड़क में वाष्प शुष्क संतृप्त यानी ड्राई सेचुरेटेड अवस्था में प्रवेश करती है। देखिए क्या होता है कि जब वाष्प संपीड़न सिस्टम में शुष्क संपीड़न यानी ड्राई संपीड़न होने पर, यानी जब हम शुष्क संपीड़न होता है तो वहाँ पर संपीड़क में जो भाप होती है वो ड्राई सेचुरेटेड अवस्था में प्रवेश करती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो 62 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा, आंसर ए ऑप्शन ही सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। वाष्प संपीड़न सिस्टम की तुलना में वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी कितना होता है? 63 का क्वेश्चन है। अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, कहा नहीं जा सकता। अभी इसको हमने ऊपर देखा तो वही चीज़ है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो इसका सही आंसर बी होगा, 63 का बी। वाष्प संपीड़न सिस्टम की तुलना में वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी जो है कि काफ़ी कम होता है। अब सीओपी क्या होता है आप जानते होंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, जिसको सीओपी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 64। तो 64 का जो है कि आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह इसके द्वारा होता है। भैया किसके द्वारा होता है? 64 का आंसर बताइए। पंप द्वारा, गुरुत्व द्वारा, संपीड़क द्वारा। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा 64 का बी, ग्रेविटी के द्वारा जो है कि इसमें रेफ्रिजरेंट का प्रभाव होता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। 65 है, रेफ्रिजरेटर में निष्कासित उष्मा हीट एक्सट्रैक्टेड तथा किए गए कार्य के अनुपात को क्या कहते हैं? मतलब जो हीट निष्कासित हुई है, निकली है, और जो कार्य उसमें हुआ, जैसे आउटपुट अपन इनपुट समझ लीजिए इस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 65 का सीधा सीधा फार्मूला आपको पता होगा। रेफ्रिजरेशन प्रभाव, उष्मा पंप का सीओपी, रेफ्रिजरेशन का सीओपी, रेफ्रिजरेशन दक्षता। तो 65 का जो सही आंसर होगा उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी होता है। इसमें क्या होता है कि जो हीट जो निकलती है और जो हीट दी जाती है उसी के अनुपात को हम सीओपी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, आपको पता होगा। तो दोस्तों 65 क्वेश्चन हमने आज की
तो 30 क्वेश्चन लगभग मुझे लग रहा है कि आज हम हो गया, और 25 मिनट का वीडियो भी हो गया, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जो मैंने दे दिया करंट अफेयर्स का, इसीलिए थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। और आज ही मैं तुरंत दूसरा इसका पार्ट भी जल्दी अपलोड करता हूँ, ठीक है? 2-3 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।